देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बातचीत नाकाम, इलेक्शन इम्तिहान और महंगाई वबाले जान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, गवर्नमेंट ने अभी से कह दिया वो इलेक्शन नहीं मान रहे, डर रहे हैं इलेक्शन से। पार्लियामेंट की बालादस्ती है, उसका सबको एहतराम करना होगा और सभी इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। जब बेंच बनाया गया, उन्हीं दो जजों को जो है उधर बैठा दिया। जनाब स्पीकर, आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजें। कौम खड़ी है चीफ जस्टिस के साथ जो आइन के साथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। सियासतदान इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह है। सियासी माहौल ने अदालत को आलूदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक कानून साजी का रिकॉर्ड पेश किया जाए। अदलिया इख्तियारात से तजावुज कर रही है। हम किसी को कानून साजी का रिकॉर्ड नहीं देंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है। चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। अगर अदालत रिकॉर्ड मांग सकती है तो हम भी रजिस्ट्रार के वारंट जारी कर सकते हैं। और अगर वजीर आजम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जज बहाल हो सकते हैं तो उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस को भी घर भेजा जा सकता है। ये पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जारी दंगल में लगने वाली चंद नई और ताजा बढ़के हैं। ये बढ़के मुखालिफ पहलवानों को कमजोर करने, खौफजदा करने और खुद को ज्यादा ताकतवर जाहिर करने के हरबे और हथियार हैं। मुल्क के दो सबसे बड़े मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर इदारे पार्लियामेंट और अदलिया के इस दंगल में अब तक तमाशाइयों की लाइन में खड़ा इलेक्शन कमीशन भी खुद पहलवान बनकर अखाड़े में उतर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने खुद को एक अलग पहलवान के तौर पे मनवाने के लिए कुश्ती लड़ने का फैसला करते हुए अदालत के सामने आकर उसके हुक्म पर 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले पर अमल न करने का ऐलान कर दिया है। इस दंगल में दोनों तरफ के पहलवान ही उस्ताद हैं। एक तरफ खड़े पहलवान खुद को आइन बनाने वाले कहते हैं तो दूसरी तरफ वाले पहलवान खुद को आइन के मुहाफिज और आइन की तशरीह करने वाले कहते हैं। दोनों तरफ कुश्ती लड़ने वाले पहलवान मंजे हुए, नाकाबिले शिकस्त और इस दंगल के तमाम दाव पेच से वाकिफ हैं। दोनों तरफ ही एक दूसरे को चारों खाने चित करने की आग लगी हुई है और एक दूसरे को सबके सामने गिराने का अज़्म है। इस दंगल को जीतने के लिए दोनों तरफ खड़े पहलवान एक ही किताब के दाव पेच का सहारा ले रहे हैं। ये किताब और ये रूल बुक पाकिस्तान का आइन है। तो फिर इस दंगल में जीत किसी की भी हो, कोई किसी को भी चित कर ले, परेशानी और तशवीश की बात यह है जनाब कि ये जीत किसी की भी जीत नहीं, ये जीत सब पहलवानों की हार है। ये पाकिस्तान के बड़े आईनी इदारों की हार है, ये पाकिस्तान की हार है और ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की हार है। शायद इस दंगल को जाती कुश्ती बनाने वाले भूल जाते हैं कि इन सब के पास ये कुश्ती लड़ने की जो ताकत है ना, ये अपनी नहीं बल्कि इस आइन और अवाम की दी हुई है। ये दंगल जोश से नहीं होश से लड़ने वाला है। अब एक तरफ ये दंगल है तो दूसरी तरफ इमरान खान है जिन्होंने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इस दंगल में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होने का न सिर्फ जुबानी ऐलान किया बल्कि कल 1 घंटे के लिए घरों से निकलने की अपील भी कर दी है। इस दंगल का बेहतर इख्तिताम करने के लिए आज भी समाअत की गई लेकिन दंगल के खात्मे का ऐलान आज भी नहीं हो सका। तो ये दंगल कैसे खत्म होगा आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। वैसे एक दंगल लड़ने के लिए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी भारत गए थे। इस दंगल में भारत की तरफ से हमेशा की तरह चीटिंग के दाव पेच ही सामने आए। भारत ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के अखाड़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की मकरू कोशिश की लेकिन हमारे वजीर खारजा ने उसी अखाड़े में ही भारत की इंतहा पसंद जहनियत को एक्सपोज कर दिया। वैसे हिंदुस्तान को इसकी ही जबान में जवाब देना जरूरी भी है क्योंकि इसके अलावा वो कोई और जबान समझता जो नहीं है। भारत ने जब भी अपनी इंतहा पसंद जहनियत को अमन की राह में खड़ा किया है तो उसने उसी वक्त हर फोरम पर मुंह की खाई है। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। PMLN से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सनत और तिजारत हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अच्छा वासिक कयूम साहब, मैं चाहूँगी कि पहले जो बिलावल भुट्टो का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत उन्होंने की और उसके बाद वापस वतन पहुँच चुके हैं, इसके ऊपर आप अपना ज़रूर कमेंट करें। चूँकि जिस किस्म का रवैया भारत ने वहाँ उनके साथ इख्तियार किया है, जाहिर है जो कि सिफारती आदाब है वो इनके मुनाफी है, तो क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं? 100% मजम्मत करते हैं। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे फातेह इंडिया होके आगे। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा मसला कश्मीर, उसका आर्टिकल 370 जो वहाँ पर इम्पोज किया गया और 35A को जब तक उसको रिवोक नहीं करते तब तक कैसे आप उनके साथ
दोबारा से अपने तो आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो को वहां जाना क्या मुल्क की तस्लीम हुई है, उनको नहीं जाना चाहिए था जो वहां पे? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये मीटिंग थी ना, इसमें इतनी हाजिरी की जरूरत नहीं थी। ये आपसे जूम पे की जा सकती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, ये इससे पहले एक दफा मुझे भी इत्तेफाक हुआ, ये तो जो खारजा है ये उनके लिए थी, मैं भी इत्तेफाक हुआ, हमारे दौर में भी थी और तब रशिया में हुई थी, और तब जो उसमें आपके जो सूबाई नुमाइंदगान थे उनको भी बुलाया गया था, और उसमें भी इंडिया ने अपनी पार्टिसिपेशन जो है, और जितने भी ट्रेड रूट्स थे, ट्रेड इज ऑल अबाउट ट्रेड, तो जितने उनके रूट्स थे उनकी डिस्कशन थी, वो भी इंडिया ने उस पे बैठ के की कि हमने जो करनी है ना ये सारी, ये हमने अपना ठीक है सर, लेकिन सिफारती आदाब भी कोई चीज होते हैं ना। जय शंकर ने तो हद ही कर दी ना कि इस तरह की बदतमीजी तो नहीं की जाती और ना बर्दाश्त की जानी चाहिए। सही किया बिलावल भुट्टो ने वापस आकर, ये इज्जत करवाई जाती है। आपके सफारती ताल्लुकात, इमरान खान का नैरेटिव क्या है, हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, ये बराबरी के ताल्लुकात है, किसके कहने पे गए? ये जिस दिन बात खुलेगी उस दिन ज्यादा कड़वी होगी। कल तक तो आपके फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि वो मोदी की मोहब्बत में गए हैं, मोदी की मोहब्बत गए थे। ये मोदी की मोहब्बत भी है और ये प्रेशर भी है उन ममालिक का जो पाकिस्तान को इस अंधेरे में रखना चाहते हैं कि आप जाएं, आप माने इंडिया को। लेकिन आपके यहाँ शाह महमूद कुरैशी तो इस दौरे का खैर मकदम कर रहे थे, वो इसके हक में है, तो भाई आपकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है पीटीआई की कल तक और आज तक? आज तो हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि सबसे पहले जब तक मसला कश्मीर के ऊपर भारत अपने मौकफ से पीछे नहीं जाता, तब तक आप कैसे एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग है जिसको अटेंड करने के लिए वहां पर पहुंच गए इतना खास, उन्होंने आपके साथ क्या रवैया रखा है, क्या दुनिया को बताएंगे? आपकी रीजनल पॉलिटिक्स में आपकी लेकिन क्या? यही वो बिलावल भुट्टो है ना जिन्होंने मोदी को गुजरात का कसाई कहा था, तो हो सकता है कि कुछ रिएक्शन दिखाया हो, रद्द अमल के तौर पे भी इस तरह का रवैया जो है बदतमीजी का इख्तियार किया गया। मेरे नजदीक ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों का, आप समझे, उनके जज्बात से खेला गया। राइट, हैदर जमान साहब आप इस पे क्या कहते हैं? चूंकि सर कल तक फवाद चौधरी कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो मोदी की मोहब्बत में गए हैं, लेकिन आज जो कुछ जयशंकर का रवैया था उसकी फवाद चौधरी ने भी ट्वीट करके मजम्मत की है। क्या आपके ख्याल में आप इस बात को सराहते हैं? ये अच्छी बात नहीं है कि जो कौमी इश्यूज हैं उनके ऊपर हमें एक होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पारस। सबसे पहले यकीनन जो वहाँ पे हुआ वो तो काबिल मजम्मत है, और ये मकरूह चेहरा है जो भारत का माजी में भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जो 1 साल के लगभग उनकी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे डेजिग्नेशन है और कारकर्दगी है, उसमें 12 जगह पे बड़ा वसिफरसली बड़ा दुनिया को आश्कार किया। जो वहाँ किया गया वो तो डिप्लोमेटिक आदाब, तो किसको, जब जो कसाई होता है उसको तो वैसे ही आदाब नहीं होते, डिप्लोमेटिक आदाब तो बहुत दूर सर। लेकिन जाना दुरुस्त फैसला था, अगर वो ना जाते तो हमें कोई नुकसान हो सकता था, चूंकि अभी वासिक क़य्यूम साहब ने कहा ना कि जब तक बराबरी के लेवल पे ताल्लुकात ना हो तो शायद ना जाया जाए। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अगर जूम पे कर लेते तो क्या आता, वैसे पूछना। जी सर, हैदर जमान साहब। जी मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, पहले बात तो ये है कि जो पीटीआई की ऑफिशियल पार्टी पोजीशन है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मेजर्ड स्टेटमेंट दी जिसका खैर मकदम भी किया गवर्नमेंट ने, और वो एक यूनिफाइड स्टांस था कि हमें एज पाकिस्तानीज वी शुड स्टैंड टुगेदर, और जो नेशनल इश्यूज के ऊपर जहाँ तक मोदी की मोहब्बत में जाना है, मोदी की मोहब्बत में उसकी कामयाबी की दुआएं करना, मोदी की मोहब्बत में क्या क्या अल्फाज नहीं बोले गए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और पाकिस्तान की सियासत का। रही बात जाना चाहिए या नहीं चाहिए, पारस आप भी जानती हैं कि वर्चुअल और बिल मुशाफा प्रेजेंस जो होती है उसमें बहुत फर्क होता है। अब आपके साथ जो 2 स्टूडियो में बैठे हैं वो उनको यकीनन एक बहुत एडेड एडवांटेज है जो हम दूर आपसे बैठे हैं, तो जो स्टूडियो में होता है आप सही कह रहे हैं, ऑन द साइड लाइन्स पे मीटिंग्स होती हैं, फॉलो अप है टू द रशियन विजिट्स, फॉलो अप है। अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, अफगानिस्तान के आ रहे हैं, तो वह पाकिस्तान में बड़ी अहम टॉक्स हैं। हम एक जियोपॉलिटिकल एक बड़े क्वैगमायर में हैं जहां टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हम तेल लेने जा रहे हैं, ईरान सऊदी अरेबिया की सुलह हुई है, चाइना ने उसमें बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया है। आप सही कह रहे हैं, भारत ने जो तकरीर की हैं, ये कश्मीर का मसला उठाया, भारत की जानिब से G20 का इजलास कश्मीर में करवाने की मजम्मत की, दहशतगर्दी के ऊपर बात की, तो जाहिर है भारत ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको इसी तमाम बातों के ऊपर गुस्सा था तो उसने उसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया। पारस वहां बैठकर
ये सारी बात करना एक बहुत लीडरशिप और विजन ओरिएंटेड है। जो उन्होंने बदतमीजी की या डिप्लोमेटिक आदाब का पास नहीं रखा, दुनिया देख रही है। नाकदीन देखेंगे और लिए मुहर्रिक भी लिखेगा, लेकिन वहां आंख में आंखें डालकर वहां अपनी बात की, पाकिस्तान के स्टेटेड पोजीशन को रीइटरेट किया, और जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं एससीओ को उनको इसी तरह अपने मुद्दे राइट। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, आप क्या कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जिसके ऊपर बात हो रही है, जिस विजिट पे आप समझते हैं कि ये जाना जो है वो दुरुस्त था और भारत अपने रवैये से खुद ही एक्सपोज हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो भारत का रवैया जो उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, और इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना उनको ज्यादा पसंद नहीं आया। तो अगर हम यहाँ लोकल सियासी टर्म्स में देखें तो ये तो फिर एक अच्छी चीज हुई कि जो भारत को चीज पसंद नहीं आई वो हमने कर ली। दूसरा, देखें, यहाँ हम बहुत सारी सियासत करते हैं, यहाँ सियासी मैं भी कह सकता हूँ कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप 2 सेलिब्रेट किया गया जब इमरान खान साहब जो हैं अमेरिका से वापस आए, और फिर क्या उसके नतीजे में हुआ कि उन्होंने एनेक्स कर लिया जो है वो कश्मीर को, तो तब इन्होंने क्या कर लिया। तो मैं समझता हूँ एक मल्टीलैटरल फोरम था, और वहाँ हमारी प्रेजेंस वहाँ होना, मौजूद होना एक अच्छी चीज है। आप वहाँ जाके जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो वो ज्यादा वजन रखता है। और देखिए, एक बहस शुरू हो गई, इंडिया ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया कि कितना वो तंग नजर है, छोटी सोच रखता है, और वो जो बातें कर, जी बिल्कुल, तो ये वहां जाने से हुआ। अगर ये ना जाते तो ये रिएक्शन ना आता, और इस रिएक्शन से इंडिया एक्सपोज ना होता। तो अच्छी बात है कि इंडिया अपने आप को बार-बार एक्सपोज करता है, लेकिन दुनिया को भी इन चीजों का एक्शन या नोटिस लेना चाहिए। मैं ये ऐड करता चलूं कि दुनिया क्यों लेगी उस पे एक्शन? क्या वो दुनिया की बड़ी मार्केट नहीं है? क्या वो इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है? उसके न्यू टाइज रीजनल पॉलिटिक्स में इतने स्ट्रांग हैं कि आप आज देख लें अपनी सफारतकारी, और वो यानी माइट इज राइट होता है आपके कहने। मेरे नजदीक ना आप वो देखें ना, ये कि अभी हम तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें एज अ नेशन ये सोचना होगा कि हम कहां पर रीजनल पॉलिटिक्स में स्टैंड करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अब ब्रेक के बाद बात ये करूंगी, और राना एहसान अफजल साहब आपसे ही शुरू करूंगी। अभी आपने कहा तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, तो इस पार्लियामेंट को किसका सहारा मिल गया है? इनको कहां से ताकत मिल रही है कि इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, और 14 मई को इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? इनको शजर का सहारा है, तिनके का। अब इनको शजर का सहारा मिल गया है, शजर का सहारा। पहले किसी और को शजर का सहारा नहीं, हम तो अपने जोर पे थे। आपको कहीं कमर का सहारा तो नहीं था? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें अपने जोर पे ही थे हम। अच्छा, और आपको अपने जोर पे था, इनको पूरे शजर का है। ठीक, वो बताएंगे। मुतसादिम नहीं थे ना। राइट, ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। राना एहसान अफजल साहब, पहले ये बताइए कि ये जो मुज़ाकरात हैं सर, ये कामयाब हुए हैं या नाकाम हो गए हैं? चूंकि इसहाक डार साहब की बातों से तो ये लग रहा है कि सब कुछ तय हो गया, सारी बातों पे इतफाक हो गया, सिर्फ एक बात के अलावा, ये नहीं कि वो जो तारीख है उस पर इतफाक नहीं हो सका। लेकिन पीटीआई कह रही है कि हुकूमत ने लचक नहीं दिखाई है। हाँ, हमने जरूर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, और यही बात आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी की है। तो ये मुज़ाकरात के हवाले से हुआ क्या? देखें, हुआ ये कि मुज़ाकरात अभी चल रहे थे, लेकिन पीटीआई ने ये डिसाइड किया कि वो अब शिकायत लगाने सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑप्टिमिज्म था, वो इसलिए था कि हमारा ख्याल था कि ये चीज़ तो तय हो गई कि इलेक्शन एक दिन में पाकिस्तान में पूरे 4 सूबों में और वफाक में होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा, देखें, डेट का था, हम इनको ये ऑफर कर रहे थे कि आप बजट के बाद जो है वो हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं असेंबली, और फिर सितंबर में जाके इलेक्शंस हो जाएंगे। तो हम भी पीछे आए, लेकिन ये जिस मुद्दे के साथ आए थे नेगोशिएशंस में, उससे ना ये हटे, ना इन्होंने कोई और बात की। और 14 मई के ऊपर ये विजिट थे कि हम असेंबलियां उससे पहले डिसॉल्व करने, जबकि जुलाई के अंदर असेंबली डिसॉल्व करने में और 14 मई के अंदर 40 दिनों का फर्क था, जो कि इतना बड़ा नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई ने मुज़ाकरात को ब्रेक लगाई, राना एहसान अफजल साहब, लेकिन पीटीआई की तो आप बात करें, लेकिन आप लोगों की अपनी स्ट्रैटेजी भी, आपका मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करना था। देखिएगा, अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे देखें हमने मुज़ाकरात किए, सब कुछ तय कर लिया, सिर्फ तारीख के ऊपर इतफाक नहीं हो सका था, और फिर तारीख पे तारीख लेकर आप मजीद वक्त गेन करेंगे सर, और इस तरह 14 मई की तारीख गुजर जाएगी। पीटीआई का मौकफ ये है कि आप लोग कुछ फैसला करने की पोजीशन में ही नहीं है। देखिए, ये मुज़ाकरात बड़े
मानी खेज हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं कि आप एक दूसरे से अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं और आप ये मुआहदा कर लेते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट सब मानेंगे, तो ये एक बड़ी एक जीत हो सकती है। तो कौन निकला मुज़ाकरात से, कौन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि जो है आप 14 मई को इलेक्शन करा दें? हम तो नहीं गए, पीडीएम तो नहीं गई। मुज़ाकरात में टाइम तो लगता है, अगर आप बातचीत कर रहे हैं, कुछ आप यू गिव एंड टेक होता है तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं। टाइम की तो बात है सारी। सर चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि हुकूमत से है, वो कह रहे हैं कि आइन की तरफ तो आप लोग आते ही नहीं है सर। नहीं है सर, जब सियासतदानों पे सब कुछ छोड़ दिया जाएगा तो आइन कहाँ जाएगा? पर सुप्रीम कोर्ट तो 14 मई के अपने फैसले पे अभी भी कायम है। आपका लग रहा है आपने सारी कश्तियां जला दी, आप लोग अब कहते हैं जो होना है हो जाए। क्या आप सितंबर अक्टूबर की तारीख से पीछे इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं सर? लचक दिखाई आपने। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन अगर 3 महीने या 4 महीने बाद भी हो जाएं और उसके ऊपर सब पार्टीज को इत्तेफाक हो, तो ये जीत है जमहूरियत के लिए। नंबर 2, देखें आइन जो है ना वो सियासतदानों के लिए सिर्फ नहीं बना, आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बना है। तो यहां जहां हम आइन तोड़ने की बात करते हैं तो हमें याद रहे आइन तोड़ा गया था जब आपने आर्टिकल 63A की तशरीह की और आइन को रीराइट कर दिया, क्योंकि आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ना आइन को अमेंड कर सकता है, ना क्रिएट कर सकता है, ना रीराइट कर सकता है। हाँ, तशरीह कर सकता है, लेकिन तशरीह ऐसी नहीं कर सकता कि उसमें आइन रीराइट हो जाए, जो कि हुआ। तो वो एक गैर आइनी फैसला जिसने आइन तोड़ा, तो उसकी वजह से आज हम इस मुद्दे में फंसे हुए हैं और इस बहस और इस ये जो पूरी ये सर, तमाम बातों के बावजूद आप हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानेंगे तो और तौहीन अदालत करेंगे, तो बताइए ये सिस्टम कैसे चलेगा? ये रियासत का सिस्टम कैसे चलेगा? ये इतनी सिंपल बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठी हैं, और वो क्यों उठी हैं? क्योंकि एक तसलसल के साथ जिस तरह बेंच बनाए गए, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज उठी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठने वाली आवाज सुप्रीम कोर्ट खुद ही सेटल डाउन कर लेगी। उसमें आपको या पीटीआई को फरीक बनने की क्या जरूरत है कि आप एक के साथ खड़े हो गए, वो कुछ जजेस के साथ खड़े हो गए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही सेटल कर लेती तो फिर तो ये बहस ही ना होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं सेटल किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसी बेंच बनाने के तर्ज को जारी रखा। ठीक, वहां ये भी बहस हुई, एक मिनट, आपने वहां ये भी बहस हुई कि सुओ मोटोस को भी होल्ड कर ले, हम मिल बैठ के, ये जो जस्टिस काजी फायज ने यही फैसला था ना कि जजेस मिल बैठ के सुप्रीम कोर्ट के इन चीजों को सेटल कर ले। वहां वो आवाज नहीं सुनी गई। फिर पार्लियामेंट ने जब अपनी लेजिस्लेशन की, एक्ट बनाया, तो वो भी आवाज नहीं सुनी गई। तो ये मसला ही इसलिए बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सख्त दरारें हैं, और जाहिर सी बात है जब दरारें होंगी तो वो वही जो आईनी मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में उठा हुआ है वही पार्लियामेंट उठा रही है। तो ये इतना देखें, और अदलिया पे आते हैं। जी सर, हम यहाँ पहुंचे कैसे? पहुंचे हम उस गैर आईनी फैसले की वजह से। मैं अभी इसके ऊपर आती हूँ कि इसका असल जिम्मेदार कौन, तो अदलिया को ही ठहरा रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। मुज़ाकरात की जो बात हुई वासिक क़य्यूम साहब, ये मुज़ाकरात आप लोगों ने वैसे किसके कहने पे शुरू किए थे? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें तो ये लिखा है कि जी हमने तो सियासतदानों को मुज़ाकरात नहीं कहा था करने के लिए, कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया था, खुद इन्होंने शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में गए तो ये बात आ गई कि दोनों इलेक्शन को गट्ठा कराने के हवाले से अगर फ्रीकैन आपस में बैठ जाए और उसका मुल्की लेवल पे कोई सूदमंद फैसला हो सकता है, अगर ये आपस में फैसला कर लें, इस हवाले से टेबल टॉक शुरू हो गई। उस टेबल टॉक का जो पहला पॉइंट ये था कि लहतो लाल से काम नहीं लिया जाएगा, इसमें टाइम बाय नहीं करना और हमने क्विकली डिसीजन की तरफ जाना है। ठीक, इसमें क्या शक है कि गवर्नमेंट उसमें टाइम बाय करना चाहती है। और अगर गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू ही है कि हमने 2 जो सूबे हैं उसमें हमने जो जून में बजट देना है, हम ये कहते हैं कि हमने 2 सूबों में इलेक्शन करा के हमने बजट देना है, तो अगर इनके लिए बजट देना जो है वो हक है, तो क्या इन 2 सूबों का हक नहीं है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से बजट दें? इसके बावजूद आपने सुन, इसके बावजूद हमने तहलील की, तो हम आज भी कानून की रोशनी में कह रहे इलेक्शन करें। लेकिन आपने असेंबलियां तहलील कर दी, फिर तो बजट देना आपका हक नहीं है ना? वो पूरे साल से गवर्नमेंट में है, बजट ना दे और आप कह रहे हैं कि बजट हमारा हक नहीं है, मुंतखब नुमाइंदों का, जो मुंतखब होगा वो देगा। अक्टूबर में बन जाएंगे। इन्होंने तो 1 साल ये कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया, नहीं बजट देने का, अक्टूबर में बजट नहीं दिया जाएगा, बजट अभी दिया जाएगा। अच्छा, पहले बात। दूसरी बात, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, और जब हमने ये मुज़ाकरात किए उसके ऊपर हमने इनसे ये बात की कि हम इनसे मुत्तफिक है कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हो जाए। जब हम मुत्तफिक हो गए तो फिर बहस किस बात? ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या इस वक्त तातुल का शिकार है? चूंकि सागदार वही बात कर रहे हैं कि तमाम बातें तय हो चुकी हैं, सिर्फ एक इख्तिलाफ है तारीख के ऊपर, ऐसे ही है? बैठे ही तारीख के लिए थे, एक इख्तिलाफ है तारीख के ऊपर। क्या
हमने इनका केयर टेकर इनका लगा हुआ है और सबको पता है कि इस केयर टेकर में कितने पर्चे हुए हमारे तमाम कारकुनान के बाद 3000 से ज्यादा लोग उठाए गए। इसके बावजूद हमने क्या कहा कि हम इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, आप इलेक्शन करवाएं। तो ये हमने लचक दिखाई है, इन्होंने क्या 14 मई को इलेक्शंस कैसे होंगे, कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कहा है कि वो तो अपने फैसले को देख नहीं, तमाम जोर लगा ले सुप्रीम कोर्ट, 9 दिन रह गए 14 मई में, आपको लगता है इलेक्शंस हो सकेंगे? मेरे नजदीक अगर किसी को कसूरवार ठहरा के सजा नहीं देंगे ना तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कभी नहीं खत्म होगा। किसको कसूरवार ठहराएं? गवर्नमेंट को ठहराना चाहिए 100%, इसमें क्या शक। मैं एक मोटी बात, ये पार्लियामेंट का कवर ले रहे हैं, इसलिए ये पार्लियामेंट का कवर ले रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को क्यों नहीं दफना रहे, इसकी रीजन क्या है? कब तक पाकिस्तान को आप ग्रीन बुक के अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पे चलाएंगे? क्यों चलाएंगे? मतलब जब इसका मतलब ये कि मैं गवर्नमेंट में आ गया तो अगर मुझे सूटेबल नहीं है इलेक्शन, मैं कहूँ जी मैं इलेक्शन नहीं करवाता। मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, फौज और इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं 14 मई को इलेक्शन नामुमकिन है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट के को तो पहले ही बोला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन तो सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है। अब जब आप देखें, मुल्क की तबाही इसी को कहते हैं, जब आपके इंस्टीट्यूशंस जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाए, इससे ज्यादा हम क्या बोलें। देखें, आप सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई कह रही है, आर्टिकल 224 की शिक 2 का हवाला आप लोग देते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपील में कहा है कि इलेक्शन से मुतालिक तमाम आर्टिकल्स को साथ मिलाकर पढ़ा जाए, एक आर्टिकल को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, और ये भी तो आईन ही कहता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ भी होने चाहिए ताकि कल को किसी को एतराज ना हो। तो हमने तो मान लिया ना कि हम आपके इलेक्शन को साफ शफाफ मान लेंगे, जो पार्टी जीतेगी। अगर आप ना जीते तो भी मान लेंगे। हम ये कह चुके हैं, मर्दमशुमारी के बगैर कह चुके हैं, मर्दमशुमारी अभी 2018 में कराई, हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन, हल्का बंदी अभी दोबारा इन्होंने आज से 6 माह पहले की है, दोबारा कर्टन वर्ल्ड की डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है, और ये सब इसको डिलेइंग टैक्टिक्स है टू लिंगर द डिस्प्यूट, और कुछ भी नहीं है। ये जितना लिंगर करेंगे ये टाइम बाय करेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि 2018 की बेसिस की मर्दमशुमारी पे हो जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने अगर एक साल में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी निल रही है कि वो जलसा भी नहीं कर सके, अगर एक साल में उनकी ये परफॉर्मेंस है वो अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो हम ये समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। राइट, हैदर जमान साहब, इसका भी जवाब। और पीटीआई तो 14 मई की तारीख पे बज़िद है, वो कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा भी यही है, वो कहते हैं 14 मई के हुक्मनामे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त कायम है। सर, इसाक डार कह रहे हैं एक बात के अलावा तमाम बातों के ऊपर जो इत्तेफाक हो चुका है, आपके यूसुफ रजा गिलानी साहब भी तो इन मुज़ाकरात में मौजूद है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्यों नहीं बात कर रही कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या फिर किसी एक बात पे इत्तेफाक हुआ है? क्यों खामोश हैं आप लोग? देखिए पारस बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाइम से पहले स्टेटमेंट्स इसलिए नहीं देती कि ना मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं ना मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। मुज़ाकरात में एक पॉज आया है, और वो जिस तरह राना अफजाल साहब ने कहा, एक फरीक जो कि पीटीआई है वो सतमाहे बच्चे की तरह वक्त से पहले वो चाहते हैं फैसले हो जाएं, और इसीलिए उनको लाडला भी कहा जाता है। तो वो सब्र नहीं कर रहे। मुज़ाकरात उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किए, ना ऑपोजिशन से किए, ना किसी और इकोनॉमिक इशू पे किए, ना 90 दिन में इलेक्शन का तो आइन कह रहे हैं। सुन लेना, 90 दिन का आइन में, अब मुझे अगर आप बात करने देंगी, मुझे बताएं, आइन में एक शिक है, आर्टिकल 140A, ठीक है, वो कहता है कि देयर शैल बी लोकल गवर्नमेंट्स इन ऑल प्रोविंसेस। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उस वक्त जस्टिस गुले गुलजार थे, आपको पता है, नस्ला टावर वाले, उन्होंने ऑर्डर किया पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल होंगे। ना जाने पता नहीं किसकी हुकूमत थी पाकिस्तान में उस वक्त, वजीर आजम कौन था, ठीक है जी, वो बहाल हुए। वो 6 महीने 1 साल वो बल्दियाती इदारे बहाल नहीं हुए, आइन का ही आर्टिकल था, नहीं हुआ। इस तरह की बीसियों फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट 8। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, और ये वो फैसले हैं जो आइन के मुताबिक थे। यहाँ तो 63A का फैसला है, उसके रिव्यू के लिए टाइम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन मुज़ाकरात में जल्दी हो जाएं, कंक्लूड हो जाएं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए टाइम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, और कई और ऐसे केसेस हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जो बरसों से पड़े हैं, वहां पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी आला अदलिया को। अब 90 दिन को पकड़ के बैठ गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं और इनके फैसले। लेकिन एक बात बताइएगा सर कि ये मुज़ाकरात अभी आपने कहा रुके हैं, मींस के तातुल का शिकार हुए हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह आप नहीं समझते कि ख्वाजा आसिफ जैसे रहनुमा या उन जैसे और रहनुमा हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे, दूसरी तरफ वो ये बयान दे रहे थे कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, इनका
का कोई फायदा नहीं है, या आप समझते हैं नून लीग की अपनी कोई किसी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा थे? क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं की, और अब पीटीआई इनका ये नतीजा निकाल रही है कि आप लोग इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं। सर वो कहते हैं अभी इलेक्शन कराएं केपीके और पंजाब में हम स्वीप करेंगे इमरान खान, चूंकि इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। पहली बात है कि जो नून लीग के दोस्त अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं उसका जवाब तो नून लीग के मेरे दोस्त दे सकते हैं, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी भी ये समझती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और फ्रॉम नो टॉकिंग वी वर टॉकिंग, और इसमें बहुत पेशरफ्त हुई है। अगर आप इसको पेशरफ्त नहीं गिनते, एक दिन पे एग्री करना, और ऑलमोस्ट ये एग्री कर चुके हैं कि जो भी फरीक जीतेगा दूसरा फरीक उसको एक्सेप्ट करेगा, केयर टेकर सेटअप के निज़ाम को। अब देखिए, अब सिर्फ एक इशू रह गया है कि डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड डेट ऑफ इलेक्शन। आई थिंक ये बहुत, मेरी नाकिस राय में ये 70-75% मुज़ाकरात इस वक्त कामयाब हो चुके हैं। जब आप देखिए, सबसे डिफिकल्ट जो था ना ब्रिज, वो ये था कि ये कहते थे कि अलहदा हो, हम कहते थे इकट्ठे हों। अब सैनिटी हैज प्रिवेल्ड, और मैं अभी भी ये समझता हूं कि ये रोते हुए छोटे स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, रोते रोते गए हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई एक सपोर्ट मिल जाए, या जिस तरह तनावर दस्त था जिसकी कमर पे ये खड़े थे। अब जिस शजर की आपने बात की प्रोग्राम में, तो कमर और शजर में ही कोई कहीं सपोर्ट आ जाए। इवेंचुअली पॉलिटिशियंस हैव टू टॉक टू ईच अदर, वेदर दे लाइक इट और वेदर वी डोंट लाइक इट। वी हैव टू sort our own mess and we have to. It is not the job of People's Party बड़ी it hopeful is है, not the job of any other institution to interfere in the domain of parliament बड़ी and अच्छी बात politics. है। और जो वहां बैठ के भाषण देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पार्लियामान उसी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है, because they need to be told that this is not none of their business. राइट, मुज़ाकरात के हवाले से पीपल्स पार्टी 90 दिन के अंदर फैसले भी करें। सुन लेना पारस, सर उस पे आते हैं ना, जरा मुज़ाकरात की बात तो मुकम्मल कर लेना। पाकिस्तान में 75 कवानीन है जो कहते हैं 90 दिन में ट्रायल कंक्लूड होगा। होता है 90 दिन में ट्रायल कंक्लूड, स्टार्टिंग फ्रॉम टेररिज्म केसेस? नहीं होता ना। तो 90 दिन हम भी सुना सकते हैं। पाकिस्तान में ये कोई नया फार्मूला दे दिया लोग, यानी कि अगर एक चीज नहीं होती है तो उसकी आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी चीज नहीं होती है जो जमहूरियत की बैकबोन है, वो इलेक्शन है। भाई मतलब ये कैसे हो सकता है कि अगर वो नहीं होता, हम जब कहते हैं इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये फलसफा है हयात उसमें देना चाहिए। इसमें लॉजिक क्या है, रॉकेट साइंस क्या है? साहब आप बताइए कि 14 मई को इलेक्शन खारिज-उल-इम्कान है, और अगर ये नहीं होते, इनके रिजल्ट्स के लिए आप तैयार हैं? और क्या ये तौहीन अदालत नहीं होगी सर? नहीं, तौहीन अदालत तो ये किसी सूरत में नहीं है, क्योंकि तौहीन अदालत तो तब होगी जब दीदा दानिस्ता तौर पर जो जिसको कहा गया है जजमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो डिलिबरेटली रिडिक्यूल करे एंड ब्रिंग्स द कोर्ट इन कंटेम्प्ट द फेडरल गवर्नमेंट, which is represented in the light of Mustafa Impact's judgment, is represented through the cabinet and the prime minister. The cabinet and the prime minister requested not once but twice समरी भेजी, पार्लियामान ने जिसको वो जवाब दे हैं, जिससे वो पावर डिराइव करते हैं, पार्लियामान ने आइन के 2 बारी उस तहत ये कैसे फैसला, सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है, किसने किसको ड्राइव करना है? मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करूंगी, ब्रेक के बाद इस पे बात कीजिएगा सर। नहीं, भारत सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो एक कोर्ट है। आज अगर पार्लियामेंट ये फैसला कर दे कि सुप्रीम कोर्ट तहलील हो, ये बड़ी लंबी बहस है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। ये दर्जा चारम की कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, इसने फैसला दिया है, और अगर ये फैसले को इन्होंने इसको लिंगर करके आगे लेके गया गवर्नमेंट, इसको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, अब आप लोग जो जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बातें कर रहे हैं, जजेस के जो असासे हैं उनके हवाले से बातें की जा रही हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की समाअत का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, तो सर क्या ये सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं है आप लोगों की तरफ से? क्या आप नहीं समझते इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होगी? देखिए, अगर आप ट्रांसपेरेंसी डिमांड करें किसी इदारे में, तो ये मुदाखलत नहीं है, ये आप उस अदारे को मजबूत करें। नंबर 1, देखें, आपने अपने इंट्रो में दंगल की बात की थी। ये जो दंगल है,
ये 75 साल से पाकिस्तान में लगा हुआ है, और ट्राइकोटमी ऑफ पावर, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, कि अदलिया का अपने हदूद में काम करना है, लेजिस्लेटिव को अपने हदूद में काम करना है, एग्जीक्यूटिव को अपने हदूद में काम करना है, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं हुआ। हर कोई एक दूसरे से जो है वो उसकी अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी इम्पोज दूसरे के डोमेन में करना चाहता है, और यही कुछ हम देख रहे हैं अभी भी हो रहा है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, अदलिया ने तो आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन की बात की ना राना एहसान, 90 दिन में जो भी दिन जाया हो गए थे उस हिसाब से 14 मई की तारीख दे दी है, तो इसमें ये आइन की खिलाफवर्जी कहाँ की गई है? नहीं देखें, इतनी ये सिंपल बात नहीं है। मैंने आपको 63A की तशरीह की बात आपको बताई। देखें, एक अब चीज साबित हो गई है कि जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट है, जो साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट थी, उसने किस तरीके से एक पनामा से इकामा निकाल के वजीर आजम को नाअहल किया, फिर उसकी सदारत भी छीन ली और उसको ताहयात नाअहल किया जी। और आज वही जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट है वो पीटीआई की टिकटें बांट रही है। तो ये वो इसी पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ है। वो व्हाट्सएप के ऊपर जब JIT बनती थी वो इसी पाकिस्तान में हुआ, और अभी ये हाजिर तारीख है, कोई ज्यादा पुरानी तारीख नहीं है। पाकिस्तान में एक और बात भी हो रही है, मैं चार्ज पे भी बात करें कि ये चीफ जस्टिस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाने की बात की जा रही है, तो ये आइन की कौन सी दिफा में दर्ज है राना एहसान अफजल साहब? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कल इस बात की तस्दीक भी की है ना कि 2007 का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसके जरिए जजेस बहाल हुए थे, अगर वो वापस ले लिया जाए तो चीफ जस्टिस जो है वो बरतरफ हो सकते हैं। बाकी जो जजेस बहाल हुए थे वो तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं इस वक्त। देखें जब आप एग्जीक्यूटिव्स की पावर को रोक देंगे, जब आप ECP को आप टूथलेस कर देंगे और ECP चीखें मारेगा कि मेरा किरदार क्या, मेरा रोल क्या, मैं जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद जुडिशरी अपना लेगी, पूरे पाकिस्तान को जुडिशरी चलाएगी जी, तो फिर डेफिनेटली ये एक इंडिविजुअल की ओपिनियन है। उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर ने ओपिनियन दी, अपना ओपिनियन उन्होंने बयान किया, और ऐसा जब तसादम बदकिस्मती से होगा तो फिर हर कोई अपने सर वैसे आपके क़यादत के ऊपर भी आफरीन आपका एक और ओपिनियन दिया है आपके एक और वजीर ने, वो ख्वाजा आसिफ हैं जो अदलिया के एहतसाब की बात कर रहे हैं, जो अदलिया का माजी याद दिला रहे हैं। ये वही ख्वाजा आसिफ है ना जो सुप्रीम कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन देकर गए थे सर, और वहीं से वज़ीर आज़म के नाअहल होने का सिलसिला शुरू हुआ था। ये वही ख्वाजा आसिफ है ना सर? तो माजी याद दिलाएंगे तो इस माजी का हिस्सा तो आप लोग खुद भी हैं, और क्या कभी नदामत हुई इस बात पे? कभी पीपल्स पार्टी ने अगर आपसे शिकवा नहीं भी किया तो भी ख्वाजा साहब ने इस पे माजरत की? नहीं देखें, हमने तो कदम बढ़ाया, हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, ये चीजें उसके बाद की बेशक हैं, लेकिन हमने इम्प्रूवमेंट की। उसके बाद पीटीआई को नाज़िल कर दिया गया, दोनों पार्टीज ने दिल साफ कर लिया एक दूसरे के हवाले से, आगे बढ़ गए हमारे नहीं देखें, यहाँ पीटीआई को फिर नाफिज किया गया, और पीटीआई ने जो है वो पूरे निजाम को धर्म भरम कर दिया। आप ये खुद सोचें कि जो आइन की बात करते हैं, किस आइन के तहत ये जनरल मुशर्रफ से मुशावरत कर रहे थे ऑपोजिशन में बैठे हुए कि हम असेंबलियां डिसॉल्व कर। ये बहुत बुरे हैं, टाइम कम है, मुझे सिर्फ ये बताइए यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जाके तौहीन अदालत के केस में गलत किया या ठीक था फैसला? मेमो गेट में भी पिटीशन लेके पहुंच गए थे आप लोग, सही किया या गलत? आपस में नहीं, देखें पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ चलती हैं, जब ऑपोजिशन और हुकूमत होती है वो सब कुछ होता है, लेकिन अदालत का क्या काम? अदालत का काम तो न्यूट्रल रहना है ना। अदालत का ये काम तो नहीं है कि देखें हमारा आपस में इख्तलाफ हो सकता है और होता है और रहेगा। आज अगर दोस्ती है कल दुश्मनी भी हो सकती है सियासी मामलों में, लेकिन अदालत का काम है इंसाफ करना, और अगर अदालत इंसाफ नहीं कर सकती वो वही बेंच बनाई जाएगी। सबसे पहली बात है कि आपने 2-3 के साथ चल रहे हैं तो वो गलत है। अदालत का काम पार्टी बनना नहीं। मैं सिर्फ एक मोटी बात आपको कहूँ इसमें देखें, जो आपने इंटीरियर मिनिस्टर के बाकी बयान ना देखें, आप इंटीरियर मिनिस्टर राना सल्लाह की बात सुने कि डेमोक्रेसी है, वो कह रहे हैं अब दोनों में से एक जमात रहेगी। क्या मतलब है इसका? और फिर ये और आगे से और हम हर हद तक जाएंगे, और हद कुछ तो नजर आ रही है, और खान साहब जो बार बार बयान दे रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, वो सबको नजर भी आ रहा है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है कि आप इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इमेजिन करें कि ये सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे साबिक वज़ीर आज़म को, तो क्या ऐसी सूरत हाल में आपको मुसलसल रिलीफ दे रही है।
आप तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, आपको जमानतें मिल जाती हैं, उनको तो शिकवा ये है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है ये केसेस सारे फेक हैं, झूठे। खान साहब अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, खान साहब हाई कोर्ट के अलावा किसी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते, एक हफ्ते के बाद आपके लोगों को जमानतें मिल जाती हैं, शिकवा दुरुस्त नहीं है। जमानत ट्रायल कोर्ट का केस है, जमानत हाई कोर्ट देती है। खाना केस में ट्रायल कोर्ट में खान साहब को बुलाया गया, खान साहब पेश होंगे। मैं आपको अच्छी बताता हूँ, वो तो खान साहब ने फर्द जुर्म लगनी है उन पे यकीनन। मेरे अब ऐसी कौन सी कोर्ट है कि अभी उनको फ्रैक्चर दोबारा उनका चढ़ गया और उसके बावजूद वो आगे नहीं ट्रायल कोर्ट में नहीं जा रहे ना खान साहब, फिर जमानत के लिए डायरेक्ट वो हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट जो है वो फौरन दे देती है। खान साहब इनके रिस्पेक्ट किस पाकिस्तानी को ये मुयस्सर है? तरह थोड़ा ही है कि 15 में से 8 जजेस अंडर फायर हैं, नाम लेके 4 के नाम ले लिए आसिफ साहब ने, 4 के नाम ले लिए बीबी साहिबा ने, और मुझे आप बताएं कि 8 जजेस को अंडर फायर करके आप क्या सबूत दे रहे हो? और अब आप कह रहे हैं कि हम इनको ट्रायल प्रिविलेज कमेटी में लेके आएंगे। आप ये बताइए कि क्या पार्लियामेंट अदलिया का रिकॉर्ड मंगवा सकती है? क्या अदलिया पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मंगवा सकती है? क्या इस्तेहकाक कमेटी में जजेस को बुलाया जा सकता है? उनके जो इस्तेहकाक कमेटी वो प्रिविलेज कमेटी और होती है। प्रिविलेज कमेटी यह कि जहां पर आपके किसी फाजिल मेंबर का प्रिविलेज ब्रीच हुआ कि इदारे की तरफ से, इदारे के किसी फर्द की वजह से उसको बुलाया जाता है, या किसी का अगर आपने देखना कि कोई एम्बेजलमेंट है, आप एक्सचेकर है गवर्नमेंट के पैसे के, तो वो फिर आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटीज होती हैं जो उसको देखी जाती है। और फेडरल में ये बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्तेहकाक मजरू हो तो कोई रुकन बुला सकता है, इस्तेहकाक रुकन का मजरू हो तो वो बुला सकता है, लेकिन जो मौका है ना, टाइम को देखें, टाइम क्या चल रहा है? टाइम ये चल रहा है कि जजेस को अंडर फायर किया हुआ है, और अब हम क्या करेंगे? अब इनको प्रिविलेज कमेटी में बुला के खराब करेंगे। जजेस को भी बुला सकते हैं, इनके बस में चले। ये सुबह तारीख अगर इनको आ गई ना, ये तो अल्लाह माफ करे, शाम को प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग रख लेंगे। तो मैं समझ कि ये मिलाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये इस इदारे को भी तबाह करने के, ये कौन सी नई बात है? खैर, इनके खिलाफ जो गया उसके खिलाफ। हैदर ज़मान साहब जरा इसी पे बात कर लें सर कि फैसला कैसे होगा कि आइन के तहत दोनों में से कौन सुप्रीम है, और अब सर होगा क्या? क्या आगे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जंग होगी? सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी और पार्लियामेंट उसको बिल्डोज करेगी, होगा क्या? अब पारस, दो तीन बातें। एक तो आपने हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव दिया, बिल्कुल हमारे पीएमएल नवाज के दोस्त चाहे उसको एडमिट करें या ना करें, दे हैव आल्सो इन द पास्ट प्लेड विद द जुडिशरी, एंड इफ्तिखार चौधरी की जुडिशल एक्टिविज्म को उठा लें, या साकिब निसार ने इनको डसा, इफ्तिखार चौधरी ने हमें काम नहीं करने दिया, और आज उसी का ही एक रेपिटेशन हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, तब भी गलत था, बाद में भी गलत हुआ, और आज भी जो हो रहा है गलत हो रहा है। इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द ऑनरेबल जुडिशरी। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की, तो उसका जवाब नहीं आया। मैं आपके नाजरीन के लिए बता दूं कि पाकिस्तान का कानून है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, वो ये कहता है द अथॉरिटी विच हैज द पावर टू अपॉइंट, किसी भी चीज के मुतालिक, हैज द अथॉरिटी टू सस्पेंड एंड टर्मिनेट। जो बंदा जिसके पास पावर है एग्जीक्यूटिव टू अपॉइंट, वो फायर भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। तो अगर माजूल जजेस को माजूल किया गया और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल किया गया, वो जज हो, वो कोई और हो, ये कानूनी बात कर रहा हूं, वो किया जा सकता है। दूसरी बात, वो कोई भी सरकारी मुलाजिम हो जिसको पब्लिक फंड से पैसे जा रहे हैं, उसको पार्लियामान समन कर सकती है, पीएसी भी कर सकती है, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर या मेंबर पार्लियामेंट के मुतल्लिक कोई जुमला साजी करता है, मेंबर की ब्रीच हुई है प्रिविलेज, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। जज सिर्फ जिस शख्स को नहीं बुलाया जा सकता जिनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, उसका एक चार्टर अलग है, उसको आप नहीं बुला सकते। बाकी हमें मिल बैठ के बांटने की बात होती है, 15 लोग नहीं मिल के अभी बैठ सक रहे कोर्ट के, और जो 2 साहिबान फाजिल जज साहिबान एलिवेट हुए हैं, ये भी कानूनी बात सुन लें, जो अपॉइंटमेंट जाली डिग्री की बुनियाद पे हो, सीनियरिटी के रूल पे वायलेट हो, रोज सिविल सर्वेंट्स के यही सुप्रीम कोर्ट केस करती है। जो जूनियर जजेस अल जिहाद ट्रस्ट केस की वायलेशन में, चाहे आजम नदीर तारड़ उसमें जो है गुनाहगार हैं या कोई और गुनाहगार है, अगर वो गलत अपॉइंट हुए हैं, जूनियर अपॉइंट हुए हैं, जिस तरह 63A का फैसला गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, राइट, एहसान अफजल साहब और वासिक क़य्यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, आप सबका प्रोग्राम में शुक्रिया आने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।